नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। और सबसे पहले बड़ी खबर, युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर, जिस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है, पूरे विश्व की नजर टिकी हुई है। आपको अपडेट जल्दी से देते हैं। यूक्रेन पर रूसी कार्रवाई निर्णायक दौर में पहुंचती हुई नजर आ रही है। जेलेंस्की पहले मदद की मांग कर रहे थे और अब वो नाराज भी दिख रहे हैं और सीधे कह रहे हैं कि प्रतिबंध लगाने से क्या होगा, क्या प्रतिबंध लगाने से रूस रुक जाएगा। वो अब लगातार बयान दे रहे हैं, अपने युवाओं को कह रहे हैं कि वो हथियार थामे और मैदान में उतरे। यूक्रेनी सेना लगातार अब मोर्चा संभाले हुए। रूसी मिसाइलों ने 41 सैन्य वाहनों को निशाना बनाया है। ये भी अपडेट, यूक्रेन के 18 टैंक और 7 रॉकेट सिस्टम तबाह कर दिए गए हैं। ये रूस की तरफ से कहा जा रहा है। यूक्रेन पर जो अब लड़ाई चल रही है, रूस आगे लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो राजधानी कीव की तरफ जाता एक पुल था, उस पुल को नष्ट कर दिया गया है यूक्रेन की तरफ से, ताकि रूसी सैनिकों को कुछ देर के लिए अंदर आने से रोका जाए। Few important, very important words for those who may be tempted to interfere in the events taking place from the outside. Whoever tries to interfere with us, let alone create threats for our country, for our nation, must know that Russia's response will be immediate. हम और ज्यादा प्रतिबंध, उन पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाले हैं और निश्चित रूप से रूस की अर्थव्यवस्था पर इसका भयंकर प्रभाव पड़ने वाला है। Ми втратили за сьогодні вже 137 наших героїв, наших громадян. З них 10 офіцерів. Поранено 316. На нашому острові Зміїний, захищаючи його до останнього, 138 नागरिकों की जान यूक्रेन में अभी गई है। ये भी ताजा अपडेट है, पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन कई देशों के छात्र नागरिक वहां फंसे हुए हैं। भारत के भी छात्र और नागरिक जो वहां फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए अब कोशिशें तेज कर दी गई हैं। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने की कोशिशें तेज। इससे पहले आपको बता दें, एयर इंडिया की एक फ्लाइट वहां पर मौजूद भारतीयों को, छात्रों को लाने के लिए पहुंचा, लेकिन युद्ध की स्थिति में एयर स्पेस बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से वो फ्लाइट खाली वापस आ गई थी। इससे पहले 2 बार भारतीय छात्रों को, वहां रह रहे नागरिकों को भारत लाया भी गया, लेकिन कुछ नागरिक अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं और उनको निकालने की कोशिशें तेज हो रही हैं। पुतिन से खास बातचीत भी की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 25 मिनट की ये बातचीत चली और उसके बाद ये माना गया कि उस बातचीत में इस बात का जिक्र किया गया कि जो भारतीय नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द भारत पहुंचाया जाए। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या जानकारी, कब जा रही है ये फ्लाइट और क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? कितने भारतीय वहां पर मौजूद होंगे और कितनों को लाने की तैयारी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि रोमानिया लगती है हिमांशु, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपकी आवाज ठीक ढंग से पहुंच नहीं पा रही थी, लेकिन एक बात जो सामने आ रही है, भारतीयों की वापसी का सारा खर्च सरकार उठाएगी, ये भी जानकारी सामने आ रही है और वो प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जो लोग, जो भारतीय, जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, उन्हें यहां निकाला जाए। कई छात्रों से तो हमने खुद भी बात की, वो कह रहे हैं कि वहां पर राशन नहीं बचा है, खाने के लिए सामान नहीं बचा है, पानी के लिए उनको लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ रही है और जिस जगह वो रह रहे हैं, इस दहशत में रह रहे हैं कि कभी भी कोई भी बम हमला, मिसाइल उन पर भी हो सकता है। यहाँ जो भारत में उनका परिवार है, उन पर आप समझिए क्या गुजर रही होगी। वो सिर्फ और सिर्फ गुहार लगा रहे हैं, रो रहे हैं, बार बार भारत से कह रहे थे कि जल्द से जल्द उनके जो बच्चे हैं वहां फंसे हैं, उनको यहाँ लाया जाए और इसीलिए भारत सरकार अब कदम बढ़ाते हुए निकालने की कोशिशें भारतीयों को वहां से तेज हो रही है। हिमांशु, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो अपडेट दीजिए। देखिए, आज देर शाम जो है 2 फ्लाइट जो है रोमानिया जाएंगी और रोमानिया के जो यूक्रेन सीमा के पास सबसे एयरपोर्ट है, वहां फ्लाइट आएंगी और यूक्रेन से भारतीय अधिकारी जो हैं, भारतीय नागरिकों को और स्टूडेंट्स को जो है वो रोमानिया के पास लेकर आएंगे और वहां से उनको जो है रेस्क्यू करके कल जो है भारत लाया जा सकेगा। तो 2 फ्लाइट आज जा रही है और ये
सिलसिला क्रमशः इसी तरीके से चलता रहेगा। भारतीय नागरिकों को और स्टूडेंट्स को वहां से निकालने का भारत सरकार का जब तक ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता तब तक भारत सरकार की तरफ से ये ऑपरेशन चलता रहेगा, लोगों को वहां से रेस्क्यू करने का। एक ये बात है, कल एक बार फिर से जो है कैबिनेट की मीटिंग होगी और उस कैबिनेट की मीटिंग के अंदर जो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी। उस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक के अंदर फिर से जो सिचुएशन है, जो वो है सिचुएशन है, उसको रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद आगे की स्ट्रेटेजी जो है वो बनाई जाएगी। और इस स्ट्रेटेजी के अंदर सबसे पहले ये देखा जाएगा भारत सरकार किस तरीके से जो है न सिर्फ रोमानिया या यूक्रेन के अलग अलग सीमाओं से लगते हुए जो देश हैं उनके साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कर वहां अपनी फ्लाइट्स भेजकर अपने नागरिकों को यूक्रेन से बाहर भारत लाने का जो प्रबंध है उसको कैसे करें। जरा कुछ अगर आंकड़ा आपके पास हो, कोई जानकारी अगर सामने आ पा रही हो, कितने नागरिक भारत के वहां पर हो सकते हैं, और ये जो 2 फ्लाइट का आप जिक्र कर रहे हैं ये कितने लोगों को वापस लेकर आ रही है, कोई जानकारी इस बाबत क्या? देखिए दो फ्लाइट है तो लगभग 3.5 है इन दोनों फ्लाइट्स में, लेकिन आप उसको देख रही है कि कौन सी फ्लाइट जाएंगी और कितने नागरिकों को है। लेकिन एम्बेसी जो है लगातार जो है वहां पर स्टूडेंट्स और नागरिकों के जो भारतीय नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं उनके संपर्क में है, उनसे कांटेक्ट कर रही है और जो सबसे पहले रोमानिया के बॉर्डर से लगते हुए एयरपोर्ट के पास है उनको सबसे पहले जो है वहां पर लाया जाएगा। और छोटा सवाल कुछ, क्योंकि जो फ्लाइट पहले जाने वाली थी एयर इंडिया की, उसके लिए बहुत सारे छात्र थे जिन्होंने अपना जहां वो रहते हैं वो जगह छोड़कर वो कीव एयरपोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन वहां पर हमला हो गया। उन लोगों के लिए अब रहने की कोई जगह नहीं है, क्या उनको पहले लाने में कोई प्राथमिकता होगी या उनके रहने खाने का कोई इंतजाम अभी तक किया गया है? देखिए बिल्कुल, सरकार एम्बेसी से लगातार जो है वो टच में है और एम्बेसी भी लगातार उन छात्रों से और उन नागरिकों से बात कर रही है। उनको जो भी फैसिलिटेट किया जा सकता है वहां पर उसको करने की कोशिश जो है एम्बेसी की तरफ से की जा रही है, जो बेस्ट है। लेकिन इतना जरूर है कि जो छात्र ठीक है मानसून नौकरियों, बड़ी खबर इस वक्त, बड़ी खबर, कल रक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक भी होनी है और ये बैठक इस लिहाज से आप समझिए कितनी महत्वपूर्ण होगी। वहां जो भारतीय छात्र फंसे हैं, जो भारतीय फंसे हैं, उनको जल्द से जल्द भारत लाना है और इसी के लिए 2 फ्लाइट्स, जैसा हम आपको बता रहे थे, 2 स्पेशल फ्लाइट्स जाने वाली हैं। वहां पर जो लोग फंसे उनको लेकर आने वाली है, उनसे संपर्क किया जा रहा है। हिमांशु, ये जो कल रक्षा मामलों की कैबिनेट बैठक कमेटी की बैठक होनी है, इसको लेकर क्या अपडेट? देखिए कल कैबिनेट की मीटिंग है और कैबिनेट की मीटिंग से पहले जो है वो सीसीएस की बैठक होगी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की। और कल प्रधानमंत्री ने की थी और उस बैठक के बाद ही ये तय किया गया था कि पुतिन के साथ भी जो है भारत के प्रधानमंत्री बात करेंगे, क्योंकि यूक्रेन के प्रधानमंत्री की तरफ से ये अपील की गई थी कि वो जो है पुतिन के साथ बात करें और मामले को जल्द से जल्द शांतिपूर्वक सुलझाया जा सके। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो पहल करनी चाहिए और सीसीएस की बैठक के बाद ही ये सारे फैसले हुए थे किस तरीके से जो है भारत के जो नागरिक वहां फंसे हैं और जो स्टूडेंट वहां फंसे हैं उनको कैसे जो है रेस्क्यू करके भारत लाया जा सके। उसी के क्रम में आप देखिए तो आज जो है 2 फ्लाइट जो है देर शाम जो है वो रोमानिया जा रही है। रोमानिया जो है यूक्रेन के लगते हुए बॉर्डर के पास है और भारतीय अधिकारी जो है वहां के नागरिकों को और स्टूडेंट्स को भारत लाने के लिए जो है पूरे प्रयास करेंगे और दोनों फ्लाइट कल देर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अब जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश में भारत पूरी तरीके से लगा हुआ है। 2 स्पेशल फ्लाइट्स भेजे जा रहे हैं, लोगों से संपर्क किया जा रहा है और उनको जल्द से जल्द भारत लाने की कोशिश भी हो रही है। कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, जल्दी से तारुफ आपका कराएं। निशिकांत ओझा साहब हैं, सामरिक मामलों के विशेषज्ञ, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एजीबी जैन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और पिनाक रंजन चक्रवर्ती जो कि पूर्व राजनयिक हैं वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। और शुरुआत निशिकांत जी आपसे करते हुए, क्योंकि ये जो सामने युद्ध छिड़ा हुआ दिख रहा है, क्या यही एक युद्ध है जो सामने दिख रहा है या इसके पीछे भी किसी तरीके का युद्ध चल रहा है? क्योंकि अमेरिका लगातार यूक्रेन की पीठ सहलाता रहा, बार बार हमले की बात करता रहा और जब आज हमला हो रहा है तो अमेरिका हाथ में हाथ धर के ऐसे बैठा हुआ नजर आ रहा है और कह रहा है मैं सिर्फ लगाऊंगा तो प्रतिबंध। और रूस भी यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि क्या प्रतिबंध लगाने से रुक जाएगा रूस? अर्पिता, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। 2 मुद्दे पे बात करते हैं। पहले हम ये बात करते हैं कि
ये युद्ध की स्थिति आई क्यों। मैं काफ़ी समय से रशिया के साथ जुड़ा रहा और वहाँ पर स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट में भी उनके साथ काम किया हूँ। पिछले 6 से 7 साल 8 साल के अंदर काफ़ी चीज़ पुतिन की पॉपुलैरिटी डिक्रीज हुई थी। वहाँ पर लोग उनके अगेंस्ट खड़े होना चालू कर दिए थे कि वी वांट अ चेंज इन द लीडरशिप। तो एक वो था, उनके कार्यशैली को सराहा नहीं जाता था, उनके जो भी डिसीजंस होते थे उनके खिलाफ अपोजिशन होता था। लेकिन एक पुतिन एक इतने प्रभावशाली और स्ट्रांग लीडर थे कि वो सारी चीज़ों को उन्होंने सबसेट कर दिया था। दूसरी चीज आती है सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी की। वो जो यूक्रेन एक वो उनका स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी पॉइंट था। उस चीज को उन्होंने इसको इनकैश करते हुए जो पुरानी छवि है उसको अपने को सुधारने के लिए कि नहीं, आपका सोचना गलत है, मैं इस देश के लिए बहुत कुछ कर सकता हूं, देखिए मैंने ये इन्वेट किया और उसके थ्रू किया। ये एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा उन्होंने, जो मेरे सूत्र हैं जो जिनके साथ मैं बात करता हूं प्रोफेसर्स के साथ, उन्होंने बताया था कि ये 5 से 6 दिन की एक्सरसाइज टोटल रहती है। कीव पे जैसे इनका ऑक्युपाइड करते हैं, जैसे उसको कब्जे में लेंगे, सारी चीजें स्थिर हो जाएंगी, सारा सब कंट्रोल हो जाएगा। और ये कोई मैसेज नहीं है इस तरीके का कि हम वहां पर लीडरशिप लेना चाहते हैं या प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन को उनको अरेस्ट करना चाहते हैं, कुछ नहीं। उन्होंने बोला कि हम एक मैसेज वेस्ट में देना चाहते हैं कि देखिए हमारे सुरक्षा के मामले में अगर आप इंटरफेरेंस करेंगे तो वी कैन गो टू एनी एक्सटेंट। तो जहां तक मुझे मेरे अनुमान है और जो मेरे सूत्र मुझे बताते हैं, जैसे ये कीव पे इनका अधिकरण होता है सारी चीजें स्थिर हो जाएंगी, सामान्य हो जाएंगी और रशिया इज नॉट विलिंग टू टेक इट फॉरवर्ड। जो इनका टाइम लैग बनाया गया था, जो मैंने उनसे बात करी थी, आज सुबह भी मैंने स्टूडेंट्स के लिए बात करी कि वहां जो हमारे लोग फंसे हुए हैं इसके कारण हमें ये प्रॉब्लम हो रही। तो उन्होंने बताया कि सर ये जो एक्सरसाइज होती है ये 6 दिन की होती है, ऑलरेडी काफी लेट हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ये अगले कल या परसों तक ये सारी चीजें वो अपने आप बंद कर देंगे। ऑन अ पार्ट नाटो और जो G7 कंट्रीज हैं उनका काफी तरीके से अब प्रेशर एक्युमुलेट होना चालू हो गया है। तो इससे एक्युमुलेशन और उनके ऊपर हावी हो जाए, इससे पहले वो एक्सरसाइज को पूरा बंद करके और अपना को दे विल मूव स्विफ्टली फ्रॉम देयर। बट द लेसन हैज बीन गिवन टू द यूक्रेन कि देखिए हम आपके ऊपर अटैक नहीं करना चाहते थे, हमने आपको कई बार समझाया कि आप नाटो में मेंबरशिप नहीं लीजिए, आप अपने ट्रूप्स को हटा लीजिए, लेकिन उसके बाद भी नहीं माना। आपने कॉन्स्टिट्यूशन में नाटो मेंबरशिप का पूरा एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। तो एक ये पार्ट आता है कि जो पुतिन की व्यक्तिगत चीजें हैं कि उनकी अपनी पॉपुलैरिटी को रिगेन करने के लिए, अपने आप को एक छवि सुधारने के लिए, इससे अच्छा मौका उनको नहीं मिला। क्योंकि मैंने जो वहां पर सूत्र जिनसे मैंने बात की थी, हम लोग लास्ट मोमेंट तक सरप्राइज थे कि अटैक हो कैसे गया, क्योंकि उससे पहले वो सिर्फ ये हो रहा था कि एक्युमुलेट करो, प्रेशर बनाओ, जिससे पहला वार जो है यूक्रेन की तरफ से हो एंड देन विल टेक इट फॉरवर्ड। सेकंड चीज जो आपको बता रहा हूं, तो ये बहुत स्थिर है, मतलब 99% है कि आज रात तक कीव पे अधिकरण हो जाएगा, वो कर लेंगे उसको किसी तरीके से। जो पुल भी जो डिस्ट्रॉय हुआ है वो रिबिल्ड हो गया है अभी। तो ये जैसे उसको आप कैप्चर करेंगे चीजें वो कर लेंगे और उसके बाद मेरे ख्याल से शायद कल या परसों तक चीजें स्थिर हो जाएंगी, सामान्य हो जाएंगी। मेजर शाह, ये जो अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि छवि बनाने की कोशिश जो हो रही है, तो पुतिन की छवि क्या 138 आम नागरिकों की मौत पर बननी सही है? इसको कोई सही नहीं ठहरा सकता है वैसे, लेकिन छवि अमेरिका की आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इन सब के बीच सबसे ज्यादा अगर कोई कुछ कह रहा है तो वो अमेरिका को कह रहा है कि अमेरिका ने सिर्फ कहा, वो कहता रहा, यूक्रेन का सपोर्ट करता रहा, बार बार धमकी रूस को देता रहा कि तुम अगर एक कदम आगे बढ़े तो हम ये कर देंगे, एक कदम आगे बढ़े तो हम वो कर देंगे, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है। वो प्रतिबंध जो 2008, 2014 झेलता आ रहा है रूस, उसके लिए अब प्रतिबंध क्या नई चीज है? सर, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है और आपकी ये बहुत ही दुरुस्त बात है पिताजी। देखिए मैं आपको एक एनालॉजी बताता हूँ, बहुत ही सरल एनालॉजी है ये। देखिए हम सबके पड़ोसी होते हैं, आपको भी पड़ोसी होगा, मेरा पड़ोसी है। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक रहे अपनी कॉलोनी, अपने घर में शांति से। अब ये हर कोई ये चाहता है, रूस भी ये चाहता है, अमेरिका भी चाहता है, हम चाहते हैं, हर चाहता है, ठीक है, यूक्रेन भी चाहता। अब यूक्रेन का मकसद क्या था नेटो में आने का? उसका मकसद ये था कि वो सिक्योर हो जाए, उस पर एक अमल शांति बनी रहे, कोई उसे पंगा ना ले। क्योंकि नेटो एक्ट के एक्ट 5 के तहत जो यहाँ पे 29 कंट्रीज हैं, जहाँ की लीबिया के पूर्व राष्ट्रपति उनके जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका ये कहना है कि अगर किसी भी एक देश नेटो मेंबर पे हमला हुआ
तो पूरी कंट्रीज यूनाइट होके उसके खिलाफ लड़ेंगी, या तो वो एक आर्म हमला करेंगी या तो सैंक्शन इंपोज कर देंगी या उसके खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगी। ये मकसद था बेसिकली यूक्रेन का नेटो में आने का। अब आप ये बताइए, पड़ोसी आपके भी हैं अर्पिता जी, आपको अपने पड़ोसी से बना के भी रखनी है, क्या आप अपने पड़ोसी के दुश्मन से जाके दोस्ती करेंगी? नहीं करेंगी। अब मकसद क्या था कि शांतिपूर्वक एक तरीके से रहें, लेकिन अब वो बैकफायर हो गया है। और क्या आप किसी और की बातों में आके फूंक दे के अपने ही पड़ोसियों से पंगे लेंगी? आप नहीं लेंगी, मैं नहीं लूंगा, बाकी लोग हमें देख रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका की तरफ से नाटो देश हो जिसका आप एक्ट 5 का जिक्र कर रहे हैं, जब तक वो सदस्य नहीं बनेगा तब तक तो वो उसको सपोर्ट भी नहीं कर पाएगा, अमेरिका या नाटो देश, ये तो तय था। तो ये तो पहले से तय था, जब तक यूक्रेन सदस्य नहीं बनेगा तब तक कोई मदद उसको नहीं मिलने वाली है। तो क्या यहाँ जो मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी यूक्रेन के राष्ट्रपति को, वो मैच्योरिटी वो नहीं दिखा पाए? क्या वो ये नहीं समझ पाए कि सिर्फ सपोर्ट की बात कही जा रही है, अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो उनको कोई सपोर्ट नहीं करेगा? क्या वो ये नहीं भाप पाए? और उनके ना भाप पाने से क्या आज जो यूक्रेन की स्थिति है सीधे तौर पर जिम्मेदार यूक्रेन के राष्ट्रपति को बोला जाए? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, और मैं आपको इससे 2 कदम और आगे बढ़ के एक चीज और समझाता हूं। यहां तक ये मेरा मानना है, ये मेरा एनालिसिस है, मेरा एक गेस वर्क है एक तरीके से। है देखिए, कल तक हमारी पूरी एयरफील्ड बंद थी, हमारा भी एयर इंडिया जहाज, परसों रात को वो अलग बात है, 11:30 बजे हमारी 1946 जहाज 11:30 बजे 242 पैसेंजर्स को लेकर आया था, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स थे। ठीक है, कल हमारा जहाज गया एयर इंडिया का, ईरान से वापस आ गया खाली हाथ है। अब आप देखिए, केवल एक ही कंट्री थी जो कि नेटो की मेंबर थी, वो की तुर्की थी, जिसका जहाज वहां पे यूक्रेन में था पार। और कहां पे पार्क था? उनकी वीआईपी स्ट्रिप जो है, जहां पे उनके राष्ट्रपति, जहां पे एक वीआईपी स्ट्रिप होती है ना, जहां पे आम, तो वहां पे पार्क था। अब आप देखिए, एक और चीज दिमाग लगाने की बात है, जो एर्डोगन है, तैयब एर्डोगन, जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं, उनकी बात हुई थी व्लादिमीर पुतिन से फोन पे। अब तुर्की उनका साथ नहीं दे रहा है, रशिया का साथ दे रहा है केवल चीन और पाकिस्तान अभी तक। ठीक है, अब क्या हुआ, एक अंडरस्टैंडिंग में मानता हूं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कतई नहीं मानने को तैयार हूं कि एक देश का राष्ट्रपति, जो आपने बताया कि बिल्कुल बचकानी बयानबाजी हो रही है, एक देश का राष्ट्रपति जब युद्ध बिछड़ गए, देश छोड़ के भागे किसी और देश में, किसी और मुल्क में, और वहां पे अपने लोगों को ऐसे छोड़ दे। ठीक है सर, देखिए यही कई बड़े सवाल हैं और इन्हीं सवालों का जवाब जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि युद्ध की शुरुआत कहां से हुई और इसका अंत कहां पर होता है, इस पर नजर हमारी बनी हुई है। क्या रूस यूक्रेन जंग में संकट मोचक बनेगा भारत? इस पूरे विवाद में भारत की अहम भूमिका सामने आई है। कल रात ही प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच करीब 25 मिनट बातचीत हुई, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने पुतिन को गंभीर बातचीत के जरिए मसला सुलझाने की बात कही। Спасибо большое, уважаемый премьер-министр, дорогой друг, мне очень приятно быть снова. Куда, сын, на работе я одна, куда мне бежать? Куда ховать? यूक्रेन में रूस के हमले के बाद सिर्फ खून नहीं बल्कि उससे ज्यादा आंसू भी बह रहे हैं। क्या इन्हीं आंसुओं को प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति के बीच हुई बातचीत के जरिए रोका जा सकता है? वो युद्ध जो रूस की तरफ से छेड़ा गया, वो युद्ध जहां यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट दुनिया की शांति के लिए चुनौती बन गई है। तब ऐसी परिस्थिति में भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति की फोन पर हुई बातचीत क्या यूक्रेन के आसमान पर पिछले कई घंटों से छाए हुए हमले के काले धुएं को हटा सकती है? Штук 20 пролетіло. Не видно українського герба. Точно російський. इस सवाल की वजह अब विस्तार से जानिए। यूक्रेन पर रूस के हमले के करीब 16 घंटे बाद गुरुवार रात पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच फोन पर बातचीत होती है। क्या बात हुई वो आज तक आपको बता रहा है। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच करीब 25 मिनट हुई बात में यूक्रेन का मुद्दा अहम रहा।
जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से प्रमुखता से ये कहा कि राजनयिक बातचीत के जरिए सभी पक्ष ठोस प्रयास करें। युद्ध से पीछे न हटने की बात करने वाले पुतिन से पीएम मोदी ने कहा कि सकारात्मक बातचीत से रूस और यूक्रेन अपने विवाद को सुलझाए। पीएम मोदी ने रूस से युद्ध रोकने की अपील की। रूस और नाटो देश आपस में बात करके इस युद्ध को रोकने के लिए विवाद को सुलझाएं। ये बात भी पीएम मोदी ने पुतिन से कही। पीएम मोदी और पुतिन की बातचीत से पहले भारत में यूक्रेन के राजदूत ने यही उम्मीद भारत के प्रधानमंत्री से जताई थी। नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड लीडर बताते हुए मदद की अपील की थी। Status of Modi ji makes me hopeful that in case of his strong voice, Putin at least should think over. रूस यूक्रेन के बीच चल रही इस जंग पर भारत की कड़ी नजर है। जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे। इससे यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद वहां का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। यूक्रेन में भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भी पीएम मोदी ने पुतिन से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीयों की सुरक्षित वापसी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। It's been a very anxious day for you, and I can tell you maybe many more times for me, because we heard of this news that the Air India flight is cancelled, and suddenly we realized all of you are here. And then, as you know, martial law has been imposed, so too many people cannot be together. So we took a conscious decision to keep you outside so the authorities could see the numbers. And that led to the negotiation which helped us keep this cool. यूक्रेन रूस के युद्ध के बीच पीएम मोदी और पुतिन की बातचीत में दोनों नेताओं ने सहमति व्यक्त की है कि उनके अधिकारी और राजनयिक दल सभी मुद्दों पर आपसी संपर्क बनाए रखेंगे। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ गौरव सावंत, मरियुपोल, यूक्रेन, आज तक। रूस यूक्रेन के बीच जंग शुरू हो गई है। जंग का सीधा असर यहाँ के स्थानीय लोगों पर दिख रहा है, जो जान बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। सड़कों पर जाम जैसी स्थिति बनी हुई है। रेलवे स्टेशन के बाहर भारी भीड़ नजर आ रही है। लोग परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। सड़कों पर लगी गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन उस खौफ का परिणाम है जिसकी आशंका दुनिया के कई देश पिछले कुछ दिनों से जता रहे थे। कहीं एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं, तो कहीं बस स्टेशन से लेकर रेलवे स्टेशन के बाहर अपनी अपनी गाड़ियों को पकड़ने के लिए लोग खड़े नजर आ रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव की ये वो तस्वीरें हैं जिसमें डर, बेबसी और घबराहट साफ दिखाई दे रही है। Паника, страх, волнение, не знаешь, к кому обратиться за помощью. Страшно, очень страшно. Мы не ожидали, что... We're going to Cherkasy to our family to be together now in this not very safe time in Ukraine, but we will have a victory, I believe. यूक्रेन के स्थानीय लोगों के ये वो बयान हैं जिसमें डर है, घबराहट है और कहीं न कहीं एक अनहोनी की आशंका भी। स्थिति ऐसी हो गई कि कल रात से लेकर आज पूरे दिन सड़कों पर जाम बना रहा। ये जाम उन गाड़ियों का है जिसमें बैठे लोग जल्द से जल्द युद्धग्रस्त इलाकों से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग मेट्रो स्टेशन पर शरण लिए हुए हैं जिन्हें शेल्टर होम में बदल दिया गया। कीव और यूक्रेन के दूसरे हिस्सों की ये वो तस्वीरें हैं जिसने पूरी दुनिया का आज रूसी आक्रामकता से परिचय करा दिया। यहाँ की मौजूदा स्थिति इन सायरनों की आवाज से समझी जा सकती है। लोगों के बीच अनिश्चितता बनी हुई है और यही कारण है कि लोग अपने भविष्य की चिंता करते हुए एटीएम के बाहर जमा हैं ताकि मुश्किल स्थिति में कुछ पैसा उनके पास रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। खार्किव में फंसे भारतीय छात्रों की कुछ नई तस्वीरें आई हैं। रखें जरा आपके सामने। भारतीय छात्र बंकर में आपको बैठे नजर आ रहे होंगे। ये बंकर जहां पर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कोशिशें भारत सरकार की ये कि जल्द से जल्द इन भारतीयों को, इन छात्रों को वहां यूक्रेन की स्थितियों से निकालकर सुरक्षित भारत पहुंचाया जाए, ये कोशिशें हैं। और इसी के लिए 2 स्पेशल फ्लाइट्स
भी भेजी जानी है कल, और इसको लेकर लगातार बैठक भी भारत में हो रही है कि किस तरीके से इन छात्रों को, इन भारतीयों को वहां से निकालना है। तो ये भारतीय छात्र जो बंकर बनाए गए हैं, उन बंकरों में इस वक्त छिपे हुए हैं। लेकिन जरा स्थिति आप समझिए कि यहाँ 2 दिन से ये लोग बैठे हुए हैं, राशन जाहिर तौर पर खत्म हो गया होगा, पीने के लिए पानी की किल्लत होगी, और ऐसे में अपनी जान को बचाने के लिए यहां बैठे हैं। एक तस्वीर तो ये, और कुछ तस्वीर आप जरा अपने दिमाग में इस बात का अंदाजा लगाइए, दिमाग से जरा सोचिए कि जो इनके माँ बाप होंगे, इनके रिश्तेदार होंगे जो भारत में है इस वक्त, उनकी स्थिति इस वक्त क्या होगी अपनों को ऐसे बंकर में छुपे हुए देखते हुए। तो ये तस्वीर हम आपको यूक्रेन की दिखा रहे हैं, जहां पर युद्ध जैसे हालातों के बीच जो भारतीय छात्र हैं, जो कुछ बनने का सपना लेकर पढ़ने के लिए यूक्रेन गए थे, लेकिन अंदाजा नहीं था कि हालात कुछ इस तरीके से बिगड़ेंगे कि बंकरों में शरण लेनी पड़ेगी और जिंदगी के लिए यहां पर जंग लड़नी पड़ेगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, भारतीय छात्र, भारतीय नागरिक जो वहां यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए भारत सरकार अब हर मुमकिन कोशिश करते हुए यूक्रेन से भारतीयों को निकालने की कोशिशें तेज हुई है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से खास बातचीत की थी, 25 मिनट की ये बातचीत चली, जिसमें जाहिर तौर पर इस मुद्दे पर बात हुई कि जो छात्र, जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं, उन्हें कैसे सुरक्षित भारत लाया जाए। कल दोपहर करीब 12:10 पर स्पेशल फ्लाइट जाने की बात हो रही है। साथ ही साथ सीसीएस की बैठक 12 बजे होनी है, 12:10 में, माफ कीजिए, कैबिनेट की बैठक होनी है कल दोपहर, और उसके बाद 2 स्पेशल फ्लाइट्स भेजी जाएंगी। रोमानिया का रास्ता बताया जा रहा है, वहां से भारतीय जो फंसे उनको निकालने की कोशिश होगी। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, ताजा तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, वहां बंकरों में छिपे ये छात्र नजर आ रहे हैं अपनी जान को बचाने के लिए, क्योंकि इन छात्रों को भी इसका अंदाजा नहीं था। आपको बताएं, कुछ छात्रों से जिनसे हमने बात की वो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन में जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहे थे, वहां ये कहा जा रहा है कि अगर आप जाते हैं तो आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस करवाएंगे नहीं, ऑनलाइन क्लासेस, माफ कीजिए, आपको ऑफलाइन क्लासेस ही करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से ये छात्र मजबूर थे यूक्रेन में रहने के लिए। इससे पहले जो फ्लाइट्स वापस आई उनमें ये भारतीय नहीं आ पाए थे, लेकिन अब अचानक से स्थितियां बदलती हैं और वहां पर भारतीय छात्र बंकरों में बैठे हुए हैं अपनी जान बचाने के लिए। गौरव सावंत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए, ग्राउंड पर वो मौजूद है, लगातार यूक्रेन से पल पल की अपडेट, तस्वीर, जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं। गौरव, हमारे जो भारतीय छात्र हैं, भारतीय लोग हैं, वो बंकरों में बैठे हुए हैं, लेकिन भारत सरकार भी पूरी तैयारी में है जल्द से जल्द इनको वापस लाने के लिए। कोई संख्या, कुछ अंदाजा, कुछ आंकड़ा आप दे पाएंगे कितने भारतीय छात्र या कितने भारतीय वहां पर इस वक्त मौजूद हैं और किस स्थिति में है? इस समय स्थिति बेहद गंभीर है अर्पिता। 16,000 से ज्यादा भारतीय इस समय मौजूद हैं यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में, और मैं आपको बता दूं कि उनको वापस लाने का प्रयास किस तरह से चल रहा है। भारतीय दूतावास ने एक हेल्पलाइन खोली है, भारतीय विदेश मंत्रालय ने, और वहां ये लोग रजिस्टर करें, फिर इनको बताया जाएगा कि किस समय सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ की एयर स्पेस पूरी तरह से बंद है, तो वो हवाई रास्ते से वापस नहीं आ सकते, कोई विमान नहीं आ सकता, तो वो जमीनी रास्ते से यानी सड़क के रास्ते से सबसे पास के बॉर्डर तक पहुंचे, चाहे वो पोलैंड का बॉर्डर हो, चाहे रोमानिया का बॉर्डर हो। जब सुरक्षित हो स्थिति तो वो बॉर्डर पर पहुंचे। बॉर्डर पर भारतीय दूतावास के लोग न केवल यहां से बल्कि अलग अलग देशों से वहां पहुंच रहे हैं जो रूसी भाषा बोलते हैं, वो उनकी मदद करेंगे उनको बॉर्डर क्रॉस कराने में, और उसके बाद अलग अलग जगहों पर भारत से विशेष विमान भेजे जाएंगे। ये भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान है, एयर इंडिया से भी कहा गया है वो भी तैयार रहे, जरूरत पड़ने पर भारत सरकार के खर्चे पर सभी बच्चों को, 16,000 बच्चे हैं, तो एक बहुत बड़ी ये कवायद होगी इन बच्चों को सुरक्षित वापस लाना। मेडिकल पढ़ रहे हैं, ज्यादातर MBBS कर रहे हैं बच्चे यहाँ पर, और किसी एक शहर में नहीं है। दक्षिण में ओडेसा, जहां पर इस समय काफी भयंकर लड़ाई हो रही है, वहां भी है, कीव में भी है, खार्किव में भी है, अलग अलग जगह पर है। और अब इन बच्चों से ये कहा जा रहा है जब सुरक्षित हो, क्योंकि इस समय तो बमबारी भी हो रही है, गोलाबारी भी हो रही है, हवाई अटैक्स भी हो रहे हैं, तो अभी बंकरों में रहे, अपने कॉलेजेस में
रहे, बेसमेंट में जहां भी हैं वहीं सुरक्षित रहे। जब स्थिति में सुधार आएगा तब नियरेस्ट बॉर्डर पर पहुंचे और वहां से सुरक्षित भारत उन्हें लाने का प्रयास किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी कवायद है, रजिस्ट्रेशन बच्चों का करना, उनसे संपर्क में रहना और फिर उनको सुरक्षित लाना। इसकी कोशिशें इस समय चल रही हैं। बच्चों से कहा जा रहा है व्हाट्सएप से भी वो संपर्क में रहे और कम्युनिकेशन के जरिए टेलीफोन से भी संपर्क में रहे, विदेश मंत्रालय से भी और भारतीय दूतावास से भी। अर्पिता, बिल्कुल गौरव, आप नजर बनाए रखिए। कुछ खास मेहमान इस वक्त चर्चा में जुड़ चुके हैं। तारुफ जल्दी से आपका करा दे। रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। रिटायर्ड मेजर जनरल एजीबी जैनी रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पिनाक रंजन चक्रवर्ती पूर्व राजनयिक हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले पिनाक रंजन चक्रवर्ती, आपसे मैं शुरुआत करती हूँ। जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, भारतीय छात्र या भारतीय लोग जो वहां पर मौजूद है, कोशिश ये है कि जल्द से जल्द पहले उनको वहां से लाया जाए। आप सुरक्षित रास्ता, आपकी नजर में आप क्या महसूस करते हैं? रोमानिया से होता हुआ रास्ता, या पोलैंड या हंगरी की तरफ, ये क्या रास्ते आप सुझाएंगे जो ज्यादा सेफ हो सकते हैं? देखिए, साउथ वेस्टर्न लैंड रूट जो है वही सेफ रहेगा, क्योंकि जो 4 देश है जिनके साथ उनका बॉर्डर है, रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवेकिया और मोल्डोवा भी है, और मोल्डोवा इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि वहां पे शायद पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि जितने भी लोग हमारे हैं और जो सेफली इस बॉर्डर पॉइंट्स पर पहुंच सकते हैं, ये 4 बॉर्डर पॉइंट्स, वहां से फिर उनको वापस लाया जाएगा। हमारे हवाई जहाज तैयार हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर उनका जब वहां जमावड़ा हो जाएगा तब उनको ले लिया जाएगा, क्योंकि जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है या जो कैपिटल सिटी है वहां ले जाके फिर उनको हवाई जहाज में बिठाया जाएगा। तो ये ऑपरेशन एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है। इसको अभी मतलब जो यहाँ पे लोग हमारे मंत्रालय में है और बाकी सिविल एविएशन है, एयरफोर्स में है, उनका सब मिलके ये सब प्लानिंग हो चुका। अब क्वेश्चन इज कि ये जो बच्चे हैं वो बॉर्डर तक पहुंच पाएंगे तो अपने आप तो बड़ी अच्छी बात है, पर कुछ जगह ऐसे हैं जो निकल नहीं पा रहे हैं, जैसे कीव में है जो बेसमेंट में फंस गए हैं, बमबारी हो रही है, तो उनको वेट करना पड़ेगा। जब थोड़ा सा शांत हो जाए तो फिर उनको भी बस, क्योंकि अभी वहां तो बस भी नहीं चल रही है, गाड़ियां भी पता नहीं शायद चल रही है कि नहीं, क्योंकि सेफ्टी का मामला है। ओपन रास्ते पे अगर कुछ हो जाए तो वो गलत हो जाए, तो इसलिए उनको वेट करना पड़ेगा। बाकी लोगों को जो वहां सेफली पहुंच सके, कीव से बाहर है, जो वेस्टर्न साइड में है, जो ज्यादा जहाँ पे उतना मतलब लड़ाई नहीं हो रहा है, तो उनको पहले पहुंचना चाहिए इन बॉर्डर पोजीशन। जी जनरल जैनी, क्योंकि अब सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि वो छात्र जो इस वक्त बंकर में बैठे हुए हैं, खाने पीने का सामान नहीं होगा जाहिर तौर पर, और अपनी जान किसी तरह वो बचा रहे हैं, वो इन बॉर्डरों तक कैसे पहुंचे? और कई जगहों पर तो नेटवर्क नहीं होंगे, वो नहीं बात कर पा रहे होंगे ना अपने परिवार वालों से, ना यहाँ भारत में जो लोग लाने की तैयारी में है उनसे, तो ये सुलभ कैसे हो पाए? इसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत दुखित सिचुएशन है अर्पिता, क्योंकि अगर हम उन बच्चों के अपने पैर उनके जूतों में रख के देखें कि वहाँ पे उनकी क्या फीलिंग्स हो रही होंगी, और उनके जो घर वाले हैं, उनके माता पिता, उनके सगे संबंधी यहाँ हमारे देश में, उनको कैसा महसूस हो रहा होगा, तो ये सोच के भी दुख होता है। एक गलती तो मैं इसमें पॉइंट आउट करना चाहता हूँ अर्पिता, चाहे वाजिब हो या नहीं। देखिए, लड़ाई का जो माहौल था वो पहले से बिल्डअप हो रहा था। आपको याद होगा कि 17 तारीख की सुबह को ये अनाउंस हो गया था कि 10 बजे लड़ाई हो जाएगी। उसके बाद था कि 19 तारीख को पक्का हो जाएगी, फिर हुआ कि जी 20 तारीख की रात को तो होनी ही है। 15 तारीख से ये सिग्नल्स आ रहे थे, लेकिन उसके बाद में बहाने बना दिए गए कि भाई ऑफलाइन क्लासेस होंगी और ये होगा वो होगा, तो जो अगर आ सके तो आ सके, नहीं आ सके तो ये कर सके वो कर सके, ये और वो में उठ करके ये बच्चे उलझन में पड़ गए। मेरा कहना है, मानना ये है कि जब 15 तारीख को क्लियर हो गया था कि भाई लड़ाई होनी है और ये आज कल नहीं तो परसों होगी, तो 15 तारीख को ही वहां से पलायन हो जाना चाहिए था। ये 22 तारीख तक क्यों वेट किया गया? क्यों नहीं उनको सलाह दी गई बच्चों को? आखिर ये बच्चे नहीं समझे वो इंटरनेशनल सिचुएशन की क्या है। हमारी वहां पे एम्बेसी है, हमारे वहां पे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं, यहाँ पे हमारी मिनिस्ट्री है। अरे इशू है ब्लडी डिक्टाट, एक फतवा पास करो कि भागो वहां से। ये ऑनलाइन ऑफलाइन क्या होता है? ऑफलाइन हो जाएगा कल को, जान ज्यादा जान है तो जहान है।
ये थोड़ी सी गलती हुई है। लेकिन जैसा आप कह रही हैं और जैसा कि मेरे पहले वक्ता ने बोला कि भाई जो सेफ रूट्स हैं उनका इस्तेमाल करके, जो साउथ वेस्ट वाले रूट्स हैं जो कि हंगरी और रोमानिया की तरफ जाते हैं, उनका इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी वहां से निकले। और जो बंकर्स में हैं इस समय, मुझे अफसोस है कि उनको थोड़ा सा सहमना पड़ेगा, थोड़ा सा दिल तगड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक गोलाबारी है, जब तक कि मूवमेंट में खतरा नहीं है, तब तक वो कैसे निकलेंगे? क्योंकि निकलना भी खतरे से खाली नहीं है। वो बंकर्स ही उनके लिए सेफ जगह है और उम्मीद ये की जा सकती है कि 1 या 2 या 3 दिन के अंदर में ये रूस जो है इस हमले को अपना बंद कर देगा। क्योंकि अभी आखिरी में मैं कहना चाहता हूं अर्पिता कि पुतिन का मकसद रोमानिया को ये यूक्रेन के ऊपर कब्जा करना नहीं था। उसका मकसद है रिजीम चेंज, वहां भी सत्ता को बदली करना। उसने ऑलरेडी ईस्टर्न पार्ट में जो डोनेट्स्क और लुहांस्क एरिया है उनको डीपीआर और एलपीआर, लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक और डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक बना दिया है। वहां पे वो सिर्फ चाहता है कि ये जो जेलेंस्की की जो सरकार है, जो एंटी पुतिन है, एंटी रशियन है, इसको बदली करके वो वहां से निकल जाएंगे, जैसे कि जॉर्जिया और क्रीमिया से निकले। जी मेजर शाह, ये सवाल अब देखिए, क्योंकि जैसा सब यहाँ पे उपस्थित लोग कह रहे हैं, ये सवाल वाकई, क्योंकि जो भारतीय छात्र वहां फंसे थे, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि एम्बेसी ने भी कोई ऐसा हार्डलाइन आपको नहीं दी कि नहीं अब आप तुरंत निकल जाइए, या किसी की तरफ से ये चेतावनी नहीं दी गई कि हालात ये हो सकते हैं, जल्दी निकल जाइए। ये किसी ने नहीं कहा और वो बच्चे वो समझ ही नहीं पाए कि हालात खराब है, हमें निकलना चाहिए कि नहीं। वो ये सोचने लगे कि भाई पढ़ाई यहाँ पर हमारी डिस्टर्ब होगी इसलिए हमें रहना है। तो क्या ये जानकारी सही ढंग से उन तक नहीं पहुंच पाई, सही वक्त पर नहीं पहुंच पाई, या रूस ने इतनी त्वरित कार्रवाई कर दी कि कोई समझ ही नहीं पाया कि आखिरकार इतनी जल्दी ये सब हालात बदल जाएंगे? जी, मैं ये बात समझाता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले समझाने से पहले मैं ये बोल दूं, मैं दाग देता हूँ और सलाम करता हूँ आपके साथी गौरव सावंत को। जहां पे इस वक्त लोग यूक्रेन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, करार लगा रहे हैं, वहीं पे आज तक की टीम, आपकी टीम अपनी जान की परवाह ना करके, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जान जोखिम में डालकर यूक्रेन पहुंची हुई है, ताकि हमारे देश के लोग वासी समझे, सीखे, देखें वहां पे हो क्या रहा है। तो गौरव भाई, आपको सलाम है, आपके फादर को मैं जानता हूं, ब्रिगेडियर सावंत साहब को। और जी हाँ, अब मैं आपको बताता हूं कि वहां पे दरअसल प्रॉब्लम क्या है। रशिया ये आसार काफी टाइम से दिखा रही थी कि युद्ध होने वाली है, जैसे जनरल जहांगीर साहब ने खूब फरमाया ये बात लोग अच्छी तरह समझ गए थे। मैं इसमें गैर जिम्मेदार ठहराता हूं यूक्रेन की सरकार को, उनकी लीडरशिप को। भाई, मैं पहली बार देख रहा हूं ऐसी सरकार में, मेरा दिल हमदर्दी है यूक्रेन वासियों से, अभी वहां पे जो वहां फंसे हुए हैं, लेकिन वो गुस्सा आ रहा है उनकी लीडरशिप पे, क्योंकि उनकी लीडरशिप की वजह से ही तो ये नौबत आई है। मैं आपको एक हल्का सा एग्जाम्पल देता हूं। मैं अर्पिता जी, देखिए, फर्ज करिए मैं 23 साल का लेफ्टिनेंट साहब हूं आर्मी में, फौज में, और मेरे अंडर कमांड 10 जवान हैं और हम जा रहे हैं हमले की ओर। अगर मैं एज ए लीडर डरूंगा, घबराऊंगा, तो मेरे जवान जो मेरे पीछे हैं उनकी क्या हालत होगी, आप समझ सकती हैं ये बात। बस वही बात है मैं यहाँ पे कहता हूँ। यहाँ पे जो एक और चीज इसमें मैं ऐड ऑन कर दूं कि अगर एक लीडर के तौर पर आप गलत फैसला कर लेते हैं तो जो आपके पीछे लोग हैं ना, उनको उसका खमियाजा भुगतना होगा। और ऐसा ही कुछ यूक्रेन में हो रहा है। एक गलत फैसला या एक मैच्योरिटी भरा फैसला नहीं लेने की वजह से आज वहां जनता, वहां जो फंसे भारतीय, हर कोई परेशान है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए कोशिशें कर रहा है, लेकिन भारत सरकार पूरी तरीके से कोशिश ये कर रही है कि जल्द से जल्द सुरक्षित अपने भारतीय छात्रों को वहां से लेकर आए, अपने भारतीय नागरिकों को वहां से लेकर आए। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।